डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। ये घटना एस्टोनिया में घटी थी, जहाँ पर मैं अब भी पढ़ रहा हूँ। 2 साल पहले मैं यहाँ पर नया नया आया हुआ था और यहाँ के शहर तालिन में पढ़ा करता था। मेरे पापा भी उस समय यहाँ पर मौजूद थे और उनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं उन्हें लेकर अस्पताल पहुँच गया था। उनकी छाती में दर्द रहने लगा था, जिस कारण उन्हें 2 दिनों के लिए वहीं अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी छाती में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मुझे 2 दिनों तक उन्हीं के साथ वहाँ पर रहना था। हमें जानने वाला वहाँ पर कोई नहीं था और मुझे ये शहर भी बहुत ही अजीब लगा करता था। यहाँ पर लोग भूत प्रेत पर बहुत ही यकीन करते हैं और उनका मानना है कि रात के समय यहाँ पर भूत प्रेत घूमा करते हैं। वो सबको नज़र भी आते हैं, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ रात के समय भी बहुत भीड़ रहती है और अस्पताल में भी यकीनन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन लोग अस्पताल की बातें काफ़ी ज़्यादा किया करते थे कि वहाँ पर हमें भूत प्रेत ज़रूर नज़र आते हैं। मैं कभी भी भूत प्रेत पर यकीन कर ही नहीं पाया और ऐसे चमकते दमकते शहर में भूत नज़र आना बिल्कुल झूठ बात हो सकती है। यहाँ पर सब लोग बहुत ही समझदार नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई भूत प्रेत पर यकीन करता है। ये चीज़ मुझे सबसे अजीब लगा करती थी। पापा को यहाँ पर भर्ती करवाया गया था और वो रोज़ थोड़ा थोड़ा परेशान रहते, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेहत ठीक होती जा रही थी। सबसे पहले तो उनके टेस्ट करवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट अगले दिन मिलनी थी और आज उन्हें यहीं पर भर्ती करवाया गया था। उनकी कलाई पर एक वाइट बैंड बांधा गया था, जिस पर उनका नाम लिखा गया था। मैं उसे काफ़ी देर तक देखता रहा, क्योंकि वो बहुत ही चमकदार सा था। मैं ये समझ नहीं पाया था कि उसे मेरे पापा की कलाई पर क्यों बांधा गया है और उस पर कुछ नंबर लिखे गए हैं। इसी के साथ पापा का नाम भी लिखा गया है। शाम के 6 बजे तक मैं पापा से बातें कर रहा था और 6 बजे उनकी छाती में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, तो मैं भी घबराने लगा। लेकिन नर्स ने कहा कि उन्हें ऐसी दवाई दी गई है जिस कारण उन्हें अब थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन बाद में नींद आ जाएगी। सच में उन्हें लगभग रात के 10 बजे नींद आई, लेकिन मुझे यहाँ पर नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं कभी भी किसी से बातें किए बिना सो नहीं पाता और यहाँ पर फ़ोन की रेंज भी नहीं आ रही थी। मैंने जो सिम खरीद रखी थी उसकी रेंज इस इलाके में नहीं आती। ये अस्पताल भी शहर से थोड़ा बाहर जाकर था। मैं इधर उधर घूम रहा था और इस अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इस समय भी लोग इधर उधर जाए जा रहे थे। काफ़ी समय तक मुझे नींद नहीं आई और 12 बजे मैं घूमता रहा और अब भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। मैं सोच रहा था कि बाहर जाकर घूम कर आऊँ, लेकिन मैं जैसे ही नीचे पहुँचा वहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ था। किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी होती तो वो अंदर ज़रूर आ सकता था। वहाँ से मुड़कर मैं वापस आ गया। अब मैं पापा के पास बैठा था तो मैंने देखा पापा के पास वाले उस बेड पर एक औरत लेटी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा खांस रही थी। उसकी सेहत काफ़ी ख़राब लग रही थी, इसीलिए मैं उससे बातें करने लगा। उसने कहा कि उसको कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि उसके पास दिन कम बचे हैं। कल उसकी ब्रेन सर्जरी होगी, जिसमें उसके बचने के चांस काफ़ी कम हैं। मैंने उसको दिलासा दिया और भगवान की याद करवाई कि वो सच में बच जाएगी, बस वो ज़्यादा सोचे नहीं। अगले दिन उसे वहाँ से ले जाया गया और उस दिन मैंने उसे देखा नहीं। उसे बाद में इस बेड पर ले जाया ही नहीं गया। उसे कहाँ ले जाया गया मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने कई नर्सेस से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं।
इसलिए अब मैं ज़्यादा पूछ भी नहीं रहा था और पापा के पास ही बैठा हुआ था। कल उन्हें छुट्टी मिलने वाली थी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और पूरा दिन कब निकल गया मुझे पता ही नहीं लगा। अगले दिन पापा को छुट्टी मिलनी थी तो रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। पापा को दवाई दी गई थी जिस कारण 6 बजे से 10 बजे तक उनकी छाती में दर्द रहता और 10 बजे उन्हें नींद आ गई थी। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आदत थी किसी न किसी से बात करने की, लेकिन आसपास के उन बेड पर भी कोई नहीं था और दूर वाले बेड पर जो लोग लेटे हुए थे वो सो चुके थे। बाहर उस हॉल में काफ़ी लोग इधर उधर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा उनसे जाकर बात करता हूँ। मैं उनके पास से निकल रहा था, लेकिन उन सबको जैसे अपना कोई काम था, वो मुझसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे। मैं वहाँ पर देख रहा था कुछ की कलाई पर वो सफ़ेद रंग का बैंड बांधा गया था और कुछ की कलाई पर रेड बैंड बांधा गया था। मुझे नहीं पता किसकी कलाई पर कौन सा बैंड बांधा जाता है। मुझे लग रहा था किसी को ज़्यादा गंभीर बीमारी हो तो उसे रेड बैंड बांधा जाता होगा, जिसकी बीमारी थोड़ी कम होगी उसे सफ़ेद बैंड बांधा जाता होगा। इसीलिए पापा की कलाई पर भी सफ़ेद बैंड बांधा गया है। लगभग रात के 11 बजे मैं वहीं पर घूमता रहा और उस अस्पताल को मैं पूरी तरह से देखना चाहता था। वो 5 मंजिला अस्पताल था और वहाँ पर हर जगह भीड़ लगी हुई थी। मैं 5वीं मंजिल पर पहुँच गया था। वहाँ पर काफ़ी देर घूमा और वापस आने लगा। मैं लिफ्ट में देख सकता था वहाँ पर एक औरत एक तरफ मुंह करके शायद मोबाइल चला रही थी और दूसरी तरफ एक डॉक्टर खड़ा था। मैं जल्दी से भागकर उस लिफ्ट में जाना चाहता था और मेरे साथ भी एक औरत जल्दी से चलती हुई उस लिफ्ट में जाना चाहती थी। मैं तो भागकर उस लिफ्ट में पहुंच गया, लेकिन मैंने देखा डॉक्टर ने जल्दी से लिफ्ट को बंद कर दिया और वो औरत भागकर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लिफ्ट तक पहुंच नहीं पाई। लिफ्ट बंद हो गई और नीचे की तरफ चल पड़ी। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। वो कैसा डॉक्टर है? वो औरत लिफ्ट में आना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी से बटन दबा दिया ताकि वो अंदर ना आ पाए। मैंने उससे पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो औरत अंदर आना चाहती थी, तुमने आने क्यों नहीं दिया? वो डॉक्टर मुस्कुरा रहा था और मुझे काफ़ी अजीब लगने लगा। मैंने तो आगे की तरफ मुंह कर लिया, लेकिन वो पीछे खड़ी औरत बोली, तुम्हें पता है उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया गया? तुमने उसकी कलाई पर वो रेड बैंड नहीं देखा? उसका मतलब होता है वो मर चुकी है। सफ़ेद बैंड जिंदा की कलाई पर बांधा जाता है और रेड बैंड मरे हुए लोगों की कलाई पर बांधा जाता है। इसीलिए डॉक्टर ने लिफ्ट को रोका नहीं। शायद इन्हें वो आत्मा नज़र नहीं आई होगी या इन्हें दिख गया होगा वो रेड बैंड और वो समझ गए होंगे ये तो मरी हुई है। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ये वो औरत थी जो पापा के पास वाले बेड पर हुआ करती थी, जिसकी ब्रेन सर्जरी होने वाली थी और इससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। आज वो मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी कलाई पर उस चमकते हुए रेड बैंड पर पड़ा तो मेरे होश उड़ गए। तभी वो लिफ्ट नीचे पहुंच गई थी और मैं भागकर उससे बाहर निकल आया। मैंने देखा डॉक्टर मुस्कुराता हुआ मेरे पास से निकल चुका था। मेरी नज़र जब पीछे लिफ्ट पर पड़ी, वो खाली थी। हम दोनों की सिवा उस लिफ्ट में कोई नहीं था। वो औरत जो पापा के पास वाले बेड पर लेटा करती थी, अभी अभी वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अभी जैसे गायब हो गई। इस रात मैंने कई लोगों को देखा जिनकी कलाई पर रेड बैंड बंधा हुआ था। मैं जान गया था वो अजीब तरह से क्यों चलते हैं और किसी कमरे में जाकर बाहर क्यों नहीं आते। ये मरे हुए लोगों की आत्मा है जो यहाँ पर भटकती है। अगले दिन हमने वहाँ से लीविंग ले ली और मैं आज भी सोचता हूँ क्यों लोग यहाँ पर भूत प्रेत पर यकीन करते हैं। उन्हें सच में यहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं। मैंने कई लोगों की कलाई पर बंधे हुए वो रेड बैंड देखे। मैं सड़कों पर रात के समय भी उन बैंड को देखकर पहचान जाता हूँ।
कि वो जिंदा है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एंथनी गौटा है और मैं इस कहानी को अपनी डायरी में लिख रहा हूँ ताकि आगे आने वाले समय में भी सबको इसके बारे में पता चल पाए। ये साल 1944 है और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। हर तरफ खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है और किसी को भी भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। हर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। युद्ध के कारण जहाज़ हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को तबाह कर रहे हैं। खाने पीने का सामान जलाया जा रहा है। जब भी दो देशों में युद्ध होता है तो हमेशा ऐसा ही होता है। एक दूसरे के खाने को ख़त्म कर दो ताकि लोग मरना शुरू हो जाएं, और जब लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे तो युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हाल है। खाने पीने की कमी हो चुकी है। मैं भी बड़ी ही मुश्किल से खाना जुटा पाता हूँ और मैं एक छोटी सी दुकान चला रहा हूँ जिसमें मैं पत्थरों को आकार देकर मूर्तियाँ बनाता हूँ, लेकिन अब मूर्तियाँ खरीदना कोई नहीं चाहता। मैं बहुत ही मुश्किल से अपने पेट भरने जितना पैसा कमा पाता हूँ। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, लोगों की मदद करके उससे कुछ पैसे मिल जाए, खाने का कुछ सामान मिल जाए। सब लोग परेशान हैं और यहाँ बाजार के बीच भीड़ लग जाती है। हर कोई काम करना चाहता है। इसी तरह हर रोज़ लोग यहाँ पर आते हैं। आज भी मैं अपनी दुकान में बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ कोई ग्राहक आ जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। इस भीड़ में मैंने एक अंधे आदमी को देखा जो बड़ी मुश्किल से भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल रहा था। उसे पता नहीं लग पा रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। भीड़ जिस तरफ मुड़ती वो उस तरफ को निकल जाता। मैं बार बार देख रहा था वो इसी बाजार में गोल गोल घूम रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि इसे इग्नोर कर दूं, लेकिन वो बार बार भीड़ में भटक रहा था। कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। मुझे उस पर बहुत तरस आने लगा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। मैं जानता था उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल पसीज गया था। मैं उसकी मदद करूंगा, उसे घर तक तो पहुंचा ही दूंगा। शायद वो भूखा भी होगा, लेकिन खाने की उसकी आपूर्ति मैं नहीं कर सकता। थोड़ी सी मदद कर सकता हूं। मैं उस अंधे आदमी के पास गया। मैंने उससे कहा, भाई साहब, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप तो भीड़ में भटक गए लगते हैं। उस आदमी ने भी प्यार से कहा, बेटा, मुझे नहीं पता, बस मैं एक एड्रेस पर जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पर ले जाओ। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है, इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। मैं इस चिट्ठी को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने उस एड्रेस को पढ़ा। वो बहुत आगे था, लेकिन मैं वहाँ तक जा सकता था। 15 से 20 मिनट का सफ़र होता। वो खाली सा इलाका था जहाँ पुरानी फैक्ट्रीज थी। शायद उन फैक्ट्रीज में थोड़ा काम हो रहा होगा। इसे मैं वहाँ पर छोड़ आता हूँ। जैसे जैसे उस भीड़ से हम बाहर आए, मैं उस आदमी को पूरी तरह से देख पा रहा था। फटे हुए कपड़े थे उसके। मुझे उस पर तरस आ रहा था, लेकिन उन फटे हुए कपड़ों पर भी थोड़ा थोड़ा खून लगा हुआ था। मुझे पता नहीं था आखिर उन कपड़ों पर खून किसका लगा है, लेकिन उसका शरीर हट्टा कट्टा था। वो बस आंखों से अंधा था। शरीर पर एक चोट का निशान तक नहीं था। तो मुझे शक होने लगा, कहीं मैं इस भीड़ से अलग निकलकर खाली जगह पर जाऊंगा और ये मुझ पर हमला ना कर दे, या इसका कोई आदमी मुझ पर हमला ना कर दे, या ये कोई चोर ही ना हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना पास वाले पुलिस स्टेशन में इसे ले चलूं। वहाँ पर पुलिस वाले इसे उस जगह पर छोड़ आएंगे। पुलिस वाले हमारी मदद के लिए हैं और यहाँ पर वैसे भी उनको ज़्यादा काम नहीं है। वो पुलिस स्टेशन के पास ही रहते हैं। युद्ध के हालात में ऐसा ही हो रहा है। तो मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गया। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा उस अंधे आदमी को अंदर की तरफ जाने को कह रहा था और बाहर पुलिस वाले भी खड़े थे। वो मेरे पास आए। मैंने उन्हें वो चिट्ठी पकड़ा दी जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा आखिर मैं क्या चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ये एड्रेस है, ये अंधा कब से ढूंढ रहा है। मैं सोच रहा हूँ आपको ही दे दूँ। मैं वहाँ तक जा नहीं पाऊँगा और वैसे भी मुझे इस पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। इसके शरीर पर खून के निशान हैं।
कहीं ये कोई चोर उचक्का तो नहीं, या इसे किसी से नुकसान तो नहीं हो रहा। आप इसकी मदद कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं यहीं पर खड़ा इंतजार करता हूँ, आप इसे वहां तक छोड़ाइए। इसके बाद मैंने 3 पुलिस वालों को उस तरफ जाते हुए देखा। वो पुलिस वाले उस अंधे को वहां लेकर जा रहे थे जो उस चिट्ठी पर एड्रेस लिखा था, और 15 मिनट बाद उस पुलिस स्टेशन में भगदड़ मच चुकी थी। हर कोई इधर उधर भाग रहा था, फाइल्स खंगाली जा रही थी, लोगों को पकड़ा जा रहा था, कई लोगों को वहां घसीटा जा रहा था जैसे हड़कंप मच चुका था। युद्ध के हालात में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सबको डरा कर रख दे। तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आया और उसने बताया, वहां उस फैक्ट्री में इंसानों को काट काट कर बेचा जा रहा है, उनके मांस को पकाकर लोगों को खिलाया जा रहा है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। इस भूख के हालत में किसी को पता ही नहीं चलता ये मांस इंसानी है या मुर्गे का है, लेकिन लोग खाए जा रहे हैं और ये दरिंदे इंसानों को वहां काट काट कर बेच रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो उसने मुझे कहा, उसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उसने मेरे सामने वो चिट्ठी खोली जिस पर लिखा हुआ था, ये आज का आखिरी शिकार है, इसे भी पकड़ लो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, बल्कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर रोमांचित हो जाता हूँ। मैं कई ऐसी अंधेरी जगहों पर जा चुका हूँ जहाँ पर लोगों का मानना है कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैंने अब तक कोई भूत नहीं देखा है। बल्कि मैं ऐसी सुनसान जगह पर जा चुका हूँ, कब्रिस्तान में जा चुका हूँ, वहाँ पर भी मुझे भूत प्रेत नहीं नजर आते। लेकिन हमारे इस शहर के बिल्कुल बाहर जंगल में एक घर है जहाँ पर लोगों का मानना है कि भूत प्रेत रहते हैं। वहाँ पर कई लोग मरे हुए पाए गए हैं और मेरी क्लास में पढ़ने वाला राहुल हमेशा मुझसे कहता है कि वहाँ पर जाकर आते हैं। मैं उसकी बात को कई बार टाल देता हूँ और उसे मना करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जैसे मेरे पीछे ही पड़ जाता है तो मुझे भी कहना पड़ता है, कभी ना कभी ज़रूर वहाँ पर चलेंगे, देख कर आएंगे आखिर ऐसा कौन सा भूत है जो लोगों को मार देता है। अगर आपको उस घर की जानकारी दूँ तो मुझे नहीं पता कि भूत प्रेत हैं या नहीं, लेकिन सच में मैंने कई बार खबरें पढ़ी हैं, वहाँ पर लोगों की लाशें मिलती हैं, वहाँ पर कई लोग मरे हुए पाए गए और उनकी समानता दूसरे लोगों से बिल्कुल नहीं थी। यानी कि ये किसी सीरियल किलर का काम नहीं था, बल्कि किसी को समझ आई ही नहीं कौन लोग यहाँ पर आकर मर जाते हैं। क्या वो यहाँ भूतों को ढूंढते हुए आते हैं या किसी खास काम के लिए आते हैं जो इस घर में आकर मर जाते हैं, या कोई उन्हें यहाँ पर लेकर आता है और मार देता है। मैं राहुल की बात को टाल नहीं पा रहा था और इस जून की गर्मियों में मैंने राहुल को वादा किया था कि उस रात मैं उसके साथ चलूँगा। छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी, हमें कॉलेज में नहीं जाना था और राहुल बार बार कह रहा था कि वहाँ आज रात हमें जाना है। उस दिन मैं सोचता रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं ज़्यादातर घर के बाहर ही रहता हूँ क्योंकि मुझे घर के अंदर घुटन सी महसूस होती है। मैं पूरा दिन घूमता रहता हूँ और रात के काफ़ी लेट तक घर पहुँचता हूँ। वैसे भी मम्मी पापा मुझे कुछ कहते नहीं, मुझे शांति में रहना पसंद है। जब भी कोई चीखता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं ऐसी जगह पर तो जा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे भूत प्रेत नज़र आ गए तो मैं क्या करूँगा? मैंने अब तक देखे तो नहीं हैं, मैं यकीन नहीं करता, लेकिन अंधेरे में डर तो लगता है। राहुल को शायद बिल्कुल डर नहीं लगता। रात के 9 बजे वो मेरे घर आ ही गया। उसने मम्मी पापा को कहा कि जतिन उसके साथ आज रहने वाला है, यानी कि मैं उसके साथ रहने वाला हूँ। मम्मी पापा भी मान गए और मैं जानता था आज राहुल मुझे उस भूतिया घर में लेकर जाएगा। मुझे डर लग रहा था, ऐसी जगहों से मैं दूर रहना पसंद करूँगा। लेकिन वहाँ बाहर गेट पर खड़े हम ये सोच रहे थे, आखिर इस बड़े से घर के अंदर क्या है जो सबको डराता है। उस गेट को खोलते हुए मेरी सांस रुकी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल साफ गेट था, जैसे उसे रोज़ खोला जाता है।
कोई ना कोई यहाँ पर आता ज़रूर है और पुलिस भी महीने में 1-2 बार यहाँ पर आकर जाती है। कई लोग मरे हुए पाए जाएं तो बार बार पुलिस यहाँ पर आती है और देखने की कोशिश करती है कौन यहाँ पर आता है। कई लोग भूतों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ ही जाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी लाशें मिलती हैं अंदर से। हमारे साथ आज क्या होगा मुझे नहीं पता था। मैं राहुल को भी जानता हूँ, वो सबको डराने की कोशिश करता है। अगर मेरी अंदर चीख भी निकली तो राहुल अगले दिन मेरा जीना मुहाल कर देगा। वो सबको बताएगा कि मैं कितना डरपोक हूँ। मैं हमेशा डरता हूँ और भूत ना दिखे तो भी मैं डर जाता हूँ, जबकि मैं खुद को ये साबित करने की कोशिश करता हूँ मैं बिल्कुल नहीं डरता। राहुल पूरे कॉलेज में मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवा सकता था। मैं इसीलिए सोचकर अंदर गया कि मैं डरूंगा नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए मैं डरूंगा नहीं। लेकिन राहुल की आंखें आज अजीब लग रही थी। वो मुझे अंदर ले जा रहा था जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। वो दरवाज़ा जल्दी से खोल पाया था। वो दरवाज़ा भी बिल्कुल साफ था, जैसे वहाँ भी सफाई करवाई गई थी। वहाँ उस घर के अंदर जाते ही हमें लगा वहाँ पैरों के निशान छपे हुए थे, जैसे जूतों के निशान थे। वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, इसी कारण वो पैरों के निशान साफ साफ नज़र आ रहे थे। राहुल कहने लगा, यहाँ पर अगर कोई भूत है तो उसे सामने आ जाना चाहिए। राहुल ने अपनी जेब से वो चाकू निकाल लिया था। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं भी अपने साथ कुछ लेकर आया था। मैं एक तीखे धार वाला पेचकस लेकर आया था, जिससे मैं किसी का मुकाबला तो कर पाता। राहुल भी मुझे देखकर हंसने लगा। उसने कहा, अगर यहाँ भूत के हाथ में ऐसा चाकू लग जाए तो तेरा ये पेचकस क्या करेगा? क्या तू बच पाएगा? लेकिन अगर मुझे किसी ने डराने की कोशिश की, तूने भी, तो इस चाकू से मैं उसे मार दूंगा। मैं थोड़ा सा डर रहा था और मुझे डर भूत प्रेत का नहीं बल्कि राहुल का था। हम अलग अलग कमरों में जा रहे थे। मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, इसलिए मैं हॉल में खड़ा हो गया। समय बीतता जा रहा था। मुझे लगा सच में यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ से सांसों की आवाज़ें आ रही हैं, लोगों के दम घुटने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, राहुल को सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझ में जैसे कोई शैतान आ रहा हो। मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, लेकिन राहुल उस कमरे के अंदर गया जहाँ से उसकी चीख निकली। उसने कहा, यहाँ तो कुछ है। मैं भागता हुआ अंदर गया। मैंने देखा वहां पर ताबूत पड़ा था और वो भी बहुत बड़ा। राहुल ने कहा, यहां पर एक लाश पड़ी है जो खून से सनी हुई है। उसकी इस बात को सुनकर मैं भी वहां पहुंचा और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वहां सच में एक लाश पड़ी थी। लेकिन मैंने राहुल को कहा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं बाहर क्यों जाना चाहता हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लाशें छोड़ी थी, ये सिर्फ एक ही क्यों है? मैं भागकर बाहर गया, मुझे दूसरी लाश मिल गई। मेरी सांस में सांस आई। अगर कोई बचकर यहाँ से निकल जाता तो मेरा क्या होता? उस दिन वहाँ से मैं वापस आ गया। किसी को नहीं पता राहुल के साथ क्या हुआ, लेकिन 3 दिन बाद राहुल के साथ 2 और लोगों की लाश उसी भूतिया घर में मिली। आज भी लोगों को नहीं पता वहाँ पर वो कौन सा भूत है जो लोगों को मारता है, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। आपको भी पता लग गया होगा क्यों? क्या आप मेरे साथ वहाँ जाना चाहोगे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स हेल है और मैं एरिज़ोना का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटे से घर में रहता हूँ। भले ही ये घर देखने में छोटा हो, लेकिन अंदर से सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता बल्कि अकेला रहता हूँ। लेकिन अकेले होते हुए भी मैंने एक कुत्ता पाला हुआ है। ये कुत्ता काफ़ी अजीब है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है।
लगभग हर दूसरे दिन बारिश होती ही रहती है और कभी कभी तो यहाँ पर लाइट्स भी चली जाती हैं। इसी कारण मेरा कुत्ता ज़्यादा डरने लगा है। लेकिन मुझे लगता है शुरू से ही ये हमेशा इसी तरह से डरा करता था। जब भी यहाँ पर बारिश होती, तूफान आता, बिजली गरजती, ये डर जाता है। ये इसी तरह से डर जाता है और हमारा ये फर्श लकड़ी का है। इस पर इसके पैरों की आवाज़ आती। इसके नाखून बड़े थे, इसलिए एक आवाज़ मैं हर रात सुनता ही रहता, टिक टैक टिक, टिक टैक टिक। हर रोज़ उसके पैरों की आवाज़ सुनने की मुझे आदत हो गई थी और इस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगता जैसे घर में कोई है। मुझे इससे खुशी मिलती। लेकिन इतना डरपोक कुत्ता किसी का नहीं होना चाहिए। अगर रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ये कुत्ता तो बहुत ही डरपोक है, जो बारिश आते ही, अंधेरा होते ही छिपना शुरू कर जाता है, डरना शुरू कर जाता है। जब से मैंने ये घर लिया है, इस कुत्ते को मैं तब से पालता आ रहा हूँ और ये बचपन से ही इतना डरपोक है। इसे जैसे अलग अलग कमरों में कोई दिखता है। हमेशा किसी को देखकर ये भौंकता रहता है। मैं कभी ध्यान नहीं देता। लेकिन रात के 8 बजे ये भी न्यूज़ देखना पसंद करता है और मैं भी न्यूज़ देखना पसंद करता हूँ। ये मेरे साथ बैठ जाता है। मैं जो भी खाता हूँ, ये भी वही खाता है। हर रोज़ हम न्यूज़ देखते हैं और यहाँ एरिज़ोना में बहुत ही अजीब सी न्यूज़ आती हैं। यहाँ पर लोगों की मौत हो चुकी है, लोग गायब हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एलियंस करते होंगे जैसा हमेशा न्यूज़ में बताया जाता है। यहाँ न्यूज़ में ऐसा ही बताया जाता रहता है कि यहाँ पर अजीब अजीब तरह के एलियंस आते हैं। वो लोगों का अपहरण कर देते हैं, वो घरों में जाकर लोगों को मार देते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। ये लोगों की मन घड़ंत बात होती है जो बाकियों को डराने के लिए की जाती है या फेमस होने के लिए की जाती है। आज रात भी तूफान आया हुआ है। यहाँ बादलों की गर्जन की आवाज़, बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ हर तरफ गूंजती जा रही है। लेकिन जैसे ही लाइट गई, मुझे थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया। यहाँ हमेशा जब भी तूफान आता है, लाइट चली जाती है और मेरा कुत्ता डरना शुरू हो जाता है। मुझे ये सबसे बुरा लगता है। हमारे अमेरिका में वैसे ज़्यादा लाइट्स नहीं जाती, लेकिन एरिज़ोना में जब भी तूफ़ान आता है, लाइट कट हो जाती है और पूरी रात लाइट नहीं आती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज वैसे भी खबरों में यही बताया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा एलियंस दिखने की खबरें आ रही हैं। कई लोग घरों पर पहुँचे ही नहीं हैं। बाहर बार बार बिजली गरज रही है और कई लोगों को चोट लग चुकी है। कई लोग वीडियो बना कर डाल रहे हैं कि उन्हें आज एलियंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये एलियंस नहीं हैं, ये भूत प्रेत हैं जो आज अमावस की रात को बाहर निकल रहे हैं। ये मुर्दों की रात है। मुझे नहीं पता एरिज़ोना में ऐसी खबरें क्यों दिखाई जाती हैं, लेकिन सच में लोग लगता है पागल हो चुके हैं। लाइट जा चुकी है। मैं अपने बेड पर लेटा हूँ और मैं अपने कुत्ते की वो आवाज़ सुन रहा हूँ, उसके पंजों की आवाज़ जो लकड़ी के फर्श पर आ रही है। टिक टैक टिक, टिक टैक टिक, बार बार ये आवाज़ आई जा रही है। ये कुत्ता अंधेरे में बहुत डरता है। वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, लेकिन आज उसकी चूं चूं की आवाज़ भी काफ़ी आ रही है। लगता है वो ज़्यादा डरा हुआ है। मैं बार बार उसे बुला रहा हूँ, आजा, मेरे बेड पर आजा, तू ज़्यादा डर रहा है। वो कभी कभी मेरे पास आता, मेरा हाथ लगवाता और दूर सा चला जाता। बस बार बार वो आवाज़, टिक टैक टिक, टिक टैक टिक। मैंने टॉर्च निकाली और मैं देखना चाहता था वो बार बार डर क्यों रहा है और मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। मैंने सामने देखा। उस टेबल के पीछे उसकी चमकती हुई आंख नज़र आ रही थी, जो बार बार मुझे देखती और पीछे चली जाती। आज वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। वो ऐसा कभी नहीं करता। वो जैसे मुझसे शर्मा रहा है। मैंने टॉर्च इधर उधर मारी। मुझे पानी का वो ग्लास नहीं दिखा जो मेरे पास होता है। शायद उसने गिरा दिया होगा। मुझे किचन में जाकर वो ग्लास लेकर आना पड़ेगा। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मैं किचन की तरफ जाने लगा। किचन के जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे नीचे मेरे कुत्ते की लाश दिखी।
उसके हाथ कटकर दूर पड़े थे, उसका सर एक तरफ पड़ा था, जमीन पर खून ही खून। इस तरह से लग रहा था जैसे किसी ने उसको फाड़ कर रख दिया, छोटे छोटे हिस्सों में काट कर रख दिया। लेकिन उससे ज्यादा डरावनी चीज वो थी जो मेरे पीछे थी। पीछे से आवाज आ रही थी, टिक टैक टिक, टिक टैक